हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं वेब ज्ञान। हम लोगों ने क्लास 9th के साइंस का सेकंड चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं इसके बारे में पढ़ रहे थे और यह लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हम पढ़ेंगे मिश्रण तथा यौगिक के अंतर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि तत्व या मिश्रण जो है, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। यौगिक जो होते हैं इसमें तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। इस पॉइंट को हम समझते हैं। जैसे एक बर्तन लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, पानी को भर देते हैं, जल को भर देते हैं और इसमें चीनी को मिलाते हैं। और चीनी को पानी में जब मिलाते हैं तो एक घोल बनता है, एक घोल बनता है, अर्थात एक मिश्रण बनता है। ये मिश्रण, इस पॉइंट का कहने का मतलब यह है कि ये जो मिश्रण हमारा बना है ये कोई नया पदार्थ नहीं बना है। ये केवल इन दोनों का केवल मिश्रण है, कोई नया पदार्थ नहीं बना है। लेकिन इस पॉइंट में कहा जाता है कि अगर तत्व आपस में क्रिया करेंगे तो जो यौगिक बनेगा, जो कंपोनेंट हमारा बनेगा वो एक नया यौगिक होगा, एक नया पदार्थ बनेगा। तो इसमें जैसे हाइड्रोजन ले लें, ऑक्सीजन, जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा, जल का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो यही कहने का मतलब है कि जो ये जल का मॉलिक्यूल बना है जो है ये एक नया पदार्थ बना है, एक नया पदार्थ बना है। तो कैसे, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। जो हाइड्रोजन होता है उसका प्रॉपर्टी होता है कि ये बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है। ये जो होता है ज्वलनशील होता है और ये जो होता है ये जलने में सहायता प्रदान करता है। किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो उसको ये जलने में सहायता प्रदान करता है। लेकिन जो वाटर जो होता है वो अगर कहीं आग लगी है या आग लगा है तो उस पर पानी डालकर बुझाया जा सकता है। तो ये जो है शीतलता प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है। अर्थात कहने का मतलब कि इन दोनों जो इसके पेरेंट हैं इन दोनों के गुणों से सर्वथा ये क्या है, भिन्न है। तो एक नया पदार्थ बना। लेकिन इसमें क्या है, ये मिश्रण जो बना है, चीनी पानी का जो घोल है, चीनी और जल का जो घोल है, इसमें क्या हुआ कि ये जो मिश्रण बना है ये अपने पेरेंट के गुण को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए एक नया पदार्थ नहीं बना। तो हमने एक पॉइंट को जान लिया। अब दूसरे पॉइंट को देखते हैं। इसमें कहता है कि मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है और यौगिक में नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। इसका क्या मतलब है, तो इसमें जो होता है जैसे चीनी और जल का मिश्रण बनाए तो क्या बना, कोई एक मिश्रण बना, मान लीजिए शरबत बन गया। तो शरबत में ये नहीं है कि चीनी की क्वांटिटी फिक्स है कि अगर इतना ही चीनी डालोगे तभी शरबत बनेगा, अन्यथा शरबत ये नहीं बनेगा। ऐसा है नहीं, अपने स्वाद के अनुसार जो है चीनी को कम ज़्यादा कर सकते हो। उसमें शरबत ये नहीं है कि पानी में, यदि चीनी को पानी में डालोगे तो शरबत ही बनेगा। ये नहीं है कि पानी को कम कर दे या ज़्यादा कर दे तो शरबत नहीं कुछ और बन जाए, ऐसा इसमें कुछ है नहीं। लेकिन जो है हमारा यौगिक होता है उसमें बहुत मायने रखता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन ए अगर 2 से 3 हो जाएगा तो कुछ और बन जाएगा यौगिक, वो जल नहीं बनेगा। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो संख्या होती है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये हमेशा फिक्स रहता है। इसका मतलब ये होता है कि इसका जो संगठन होता है वो सदैव स्थायी होता है। अब हम तीसरा पॉइंट इसका देखेंगे। इसमें कहता है कि मिश्रण जो है उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। यौगिक में नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। वही पॉइंट फिर से कि जो ये मिश्रण होता है हमारा, इसके जो घटक होते हैं चीनी व जल, ये जो है ये मिश्रण इन घटकों के गुण जो है प्रदर्शित करते हैं। जैसे चीनी का गुण है मिठास, तो ये मिठास जो मिश्रण चीनी और पानी का जो घोल बनेगा वो भी मीठा ही होगा, अर्थात इसके गुण को प्रदर्शित कर रहा है, जल के गुण को भी प्रदर्शित कर रहा है। उसी तरीके से अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें कहता है कि ये जल जो है
ये जो नया पदार्थ ये बना है ये अपने पेरेंट के गुण को प्रदर्शित नहीं करता, ये उससे सर्वदा क्या है, भिन्न है। तो वही कहता है कि नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। अब हम देखते हैं चौथा पॉइंट, जिसमें कहता है कि घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। और इसमें जो यौगिक होता है इसमें घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, जो ये मिश्रण होते हैं इनमें जो इनके घटक होते हैं, जैसे चीनी और पानी का एक घोल बनाए, अब हम चाहते हैं कि चीनी अलग हो जाए, पानी अलग हो जाए, अब मैं इन दोनों को अलग अलग करना चाहते हैं। तो इससे कैसे कर दें, सीधा हम गर्म कर देंगे, इतना बॉयल करेंगे कि ये वेपराइज्ड हो जाए, ये गैस बन के हवा में उड़ जाए और हमारा चीनी बच जाएगा। तो ये अलग अलग हो गया। लेकिन इसमें जो है कि जल को हम और ऑक्सीजन को अलग करना चाहेंगे तो ऐसे भौतिक विधियों द्वारा हम इसे अलग नहीं कर सकते हैं। इसमें या तो इसमें रासायनिक और वैद्युत रासायनिक विधि द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। तो ये हमारा था मिश्रण और यौगिक के अंतर। अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसका जो है कोलाइड के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम जो है कोलाइड के प्रकार देखेंगे, जिसमें हम एक कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम में लिखेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था, एक में परिक्षेपण माध्यम और एक में प्रकार और एक में उदाहरण। इसमें देखेंगे सबसे पहले कि जब परिक्षेपण माध्यम के रूप में गैस होता है और परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में द्रव होता है, अर्थात कहने का मतलब गैस में द्रव हो, गैस के अंदर द्रव उपस्थित हो, तो कोलाइड का कौन सा प्रकार बनेगा। तो इससे पहले हम उदाहरण देखते हैं। जैसे हवा होती है तो हवा में क्या होता है, वाटर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स उपस्थित होते हैं, अर्थात गैस में द्रव भरा है, गैस में द्रव। हवा जो होते हैं, बादल हुआ, कुहासा हुआ, इसमें क्या होते हैं, ये एक प्रकार की गैस होती है और उसमें वाटर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स उसमें भरे हुए होते हैं। मतलब है कि जब जो कुहासा है या कोहरा है, ये बादल हुआ, ये एक प्रकार का गैस ही होता है और इसमें जो है वाटर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उसमें उपस्थित होते हैं, अर्थात गैस में द्रव उपस्थित है। तो ये जो है कोलाइड का कौन सा प्रकार हुआ, ये एरोसॉल हुआ। तो एरोसॉल में जो है एक कोलाइड का एक प्रकार हुआ एरोसॉल, जिसमें बादल है, कोहरा है और कुहासा है। अब हम नेक्स्ट इसका देखेंगे, जिसमें गैस परिक्षेपण माध्यम के रूप में गैस है और परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में ठोस है, अर्थात कहने का मतलब कि गैस में ठोस के कण उपस्थित हैं। तो ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे वाहनों से निकलने वाला जो धुआं होता है, वाहन मोटर गाड़ी से निकलने वाली जो धुआं होती है उनमें कार्बन के कण होते हैं। ये कार्बन के कण होते हैं वो सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, तो इसमें कार्बन के कण उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार का जो कोलाइड होता है उसे भी हम एरोसॉल कहते हैं। तो जैसे धुआं हो गया या वाहनों का निथार हो गया, ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि परिक्षेपण माध्यम के रूप में द्रव हो और परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में गैस हो, अर्थात कहने का मतलब द्रव में गैस उपस्थित हो। तो हम द्रव में गैस उपस्थित होता है तो कोलाइड का कौन सा प्रकार होता है। तो पहले इसको देखेंगे कि द्रव में गैस उपस्थित हो, तो ये देखेंगे शेविंग क्रीम हुआ। यह शेविंग क्रीम जो है उसमें क्या होता है कि इतना सा जेल सा रहता है और लगाने के बाद में जैसे ही शेविंग जो है लगाता है तो उसमें गैस भर जाते हैं और गैस भरने के बाद में वो फूल जाते हैं, अर्थात क्या हुआ कि द्रव में गैस जो है चला गया, द्रव में गैस उपस्थित है, जिसको हम कहेंगे कोलाइड का कौन सा प्रकार बना, फॉर्म बना। और इसका उदाहरण शेविंग क्रीम हुआ। अब हम परिक्षेपण माध्यम के रूप में द्रव लेते हैं और परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में द्रव लेते हैं, अर्थात द्रव में द्रव उपस्थित है। तो यह कोलाइड का कौन सा प्रकार बना, इमल्सन बना। जैसे दूध हुआ, फेस क्रीम हुआ, ये सब क्या है, ये एक प्रकार की इमल्सन है जो कि एक कोलाइड के प्रकार हैं। तो इसमें दूध जो होता है बेसिकली एक मिक्सचर ही तो होता है, वसा का प्रोटीन का और
जल का एक प्रकार का मिश्रण होता है दूध। अब हम जो है नेक्स्ट देखेंगे परिक्षेपण माध्यम के रूप में द्रव है और परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में ठोस है। अर्थात कहने का मतलब कि द्रव में ठोस उपस्थित है, ठोस के कण उपस्थित है। अभी तक हमने देखा था कि गैस में ठोस उपस्थित है, यहाँ पर द्रव में ठोस के कण उपस्थित है। तो यह कोलाइड का कौन सा प्रकार बना? जैसे इसके उदाहरण कीचड़ देख लें। जो मिट्टी का जो कीचड़ होता है उसमें क्या होता है, जल द्रव होता है और मिट्टी के जो कण होते हैं वो ठोस होते हैं, अर्थात द्रव में ठोस उपस्थित है। तो यह कोलाइड का कौन सा प्रकार बना? सॉल बना, सॉल बना, जो कि उसके उदाहरण है कीचड़। उसी तरीके से हम नेक्स्ट देखेंगे, जब परिक्षेपण माध्यम के रूप में ठोस उठाए ले लिए और परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में गैस, अर्थात ठोस में गैस उपस्थित है, तो ये भी कोलाइड का कौन सा प्रकार बना? फॉर्म बना। ये भी फॉर्म बनेगा, यानी द्रव में जब गैस उपस्थित है तब भी फॉर्म बनेगा और ठोस में जब गैस उपस्थित है तब भी फॉर्म ही बनेगा। लेकिन इसका उदाहरण क्या है? जैसे फॉर्म है, रबड़ है, स्पंज है, प्यूमिस है। अब जैसे जो गद्दा होता है, फॉर्म जो गद्दा में लगाया जाता है, फॉर्म, उसमें क्या होता है कि उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उसमें गैस आके भर जाता है और वो फूल जाता है, तो अर्थात ठोस में गैस उपस्थित है। तो ये क्या हुआ? उसका कोलाइड का कौन सा प्रकार हुआ? फॉर्म। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जब परिक्षेपण माध्यम के रूप में ठोस हो, परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में द्रव हो, अर्थात ठोस में द्रव उपस्थित हो, तो यह जो है ठोस में द्रव, जब द्रव उपस्थित होता है तो कोलाइड का कौन सा प्रकार बन जाता है? जेल, जेल बनता है, जिसमें जेली आता है, जो टॉफी जेली वाला आता है वो क्या है? एक प्रकार का जेल ही तो है, जो कि एक कोलाइड वो क्या है? एक प्रकार का कोलाइड है। जेली टॉफी जो होती है वो एक प्रकार की कोलाइड होता है। मक्खन हुआ, पनीर हुआ, ये सब क्या है? ठोस में द्रव है, मतलब ठोस में जो है द्रव उपस्थित होता है। इस तरीके से अब हम जो है नेक्स्ट देखेंगे परिक्षेपण माध्यम के रूप में ठोस, परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में भी ठोस उपस्थित हो, अर्थात ठोस में ठोस उपस्थित हो। तो यह जो है कोलाइड का कौन सा प्रकार बनेगा? सॉलिड सॉल, ठोस सॉल बनेगा, जिसका उदाहरण है रंगीन पत्थर। जो अंगूठी में रंगीन रंगीन पत्थर लगे हुए होते हैं वो क्या होते हैं? वो कोलाइड के एक प्रकार होते हैं, जिसको कहते हैं ठोस सॉल। जैसे दुधिया कांच हुआ, ये सब होते हैं। तो ये सब जो है कोलाइड के प्रकार थे, जो हमने इसे पढ़ लिया। अब जो है हम विलयन की सांद्रता पढ़ेंगे। तो विलयन की सांद्रता क्या होती है, इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। तो विलयन की सांद्रता क्या होती है? विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा ही विलयन की सांद्रता कहलाती है। अर्थात विलयन में जो विलय पदार्थ उपस्थित होता है उसी को ही हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब जो है विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की जो मात्रा होती है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, उसके आधार पर हम विलयन को निम्न भागों में बांटते हैं। जैसे तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। तनु विलयन क्या होता है? जब विलयन में विलय पदार्थ की जो मात्रा होती है उसमें विलायक की तुलना में बहुत कम होती है, तो ऐसे विलयन को हम सांद्र विलयन, तनु विलयन कहते हैं। कि जब किसी विलयन में विलय की घुली हुई मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है तो ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सांद्र विलयन। तो सांद्र विलयन क्या होती है कि ऐसा विलयन जिसमें घुली हुई विलय पदार्थ की मात्रा जो है वो तनु विलयन में जो घुली हुई विलय पदार्थ की मात्रा से अधिक होती है, तो ऐसे विलयन को हम सांद्र विलयन कहते हैं। इसको दोबारा समझते हैं कि वह विलयन जिसमें उपस्थित विलय पदार्थ की जो मात्रा है वो तनु विलयन में जो विलय की घुली हुई मात्रा है उससे वो अधिक रहेगा, तो ऐसे विलयन को हम सांद्र विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन क्या होता है कि वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर, मतलब संतृप्त विलयन क्या होता है कि एक निश्चित ताप पर विलयन में विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली ना जा सके,
तो ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं, यानी वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके संतृप्त विलयन कहलाती है। असंतृप्त विलयन का मतलब क्या होता है कि वह विलयन होता है जिसमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सके, अर्थात और अभी विलय पदार्थ डालोगे तो वो घुल जाएगा। तो ऐसे विलयन जो होते हैं वो असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है 5 रोटी रोज खाता है, मतलब उसका रूटीन जो है 5 रोटी ही खाता है, तभी उसका जाके पेट भरता है। तो किसी दिन जो है अगर उसे 5 रोटी जो है, कोई व्यक्ति है जो 5 रोटी खाता है, यदि उसे 5 रोटी मिल जाता है तो उसका पेट भर जाता है, अर्थात कहने का मतलब है कि वो संतृप्त हो गया, अब उसे किसी चीज़ की और भोजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वही कहने का मतलब है कि वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलयन की और अधिक मात्रा घोली ना जा सके, ऐसे संतृप्त विलयन कहलाती है। लेकिन किसी दिन उस व्यक्ति को 5 रोटी ना मिलकर 2 रोटी मिल गया, अब क्या होगा? अब वो खाएगा तो उसका भूख शांत नहीं हुआ, अर्थात उसका पेट जो है खाली है अभी, अर्थात वो अभी और 3 रोटी दोगे तो खा जाएगा, मतलब वो अभी असंतृप्त है। तो वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सके उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब ये जो है अभी 2 रोटी खाया था, अभी असंतृप्त है, अगर अभी मैक्सिमम 3 रोटी और दे दोगे तो इसका पेट भर जाएगा, तब जाके वो संतृप्त में चला जाएगा। तो जो संतृप्त के नीचे वाला जो होता है हिस्सा, जिसे जो जब भी पेट भरा है तो संतृप्त है, पेट खाली है तो असंतृप्त है, इस तरीके से इसे याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमने जो है विलयन की सांद्रता को देखा। अब विलयन की सांद्रता को दर्शाने के लिए कुछ फार्मूले हैं, उसको हम पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड कुछ एक सवाल है उसको हम लगाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम विलयन की सांद्रता को दर्शाने की विधि पढ़ेंगे, जिसमें है द्रव्यमान बाई विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। और दूसरा फार्मूला है हमारा कि द्रव्यमान बाई विलयन के आयतन प्रतिशत बराबर विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100। उसमें हम एक क्वेश्चन देखेंगे कि एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम जो है साधारण नमक विलय है, तो विलयन की सांद्रता का परिकल्पना करें। तो इसमें विलायक क्या है? विलायक जो है 320 ग्राम जल है, ये जो है विलायक है, और ये साधारण नमक 40 ग्राम विलयन है। तो हम लिखेंगे विलय पदार्थ का द्रव्यमान, विलय पदार्थ का द्रव्यमान क्या है? ब्रैकेट में साधारण नमक है हमारा, साधारण नमक जो है 40 ग्राम। अब विलायक पदार्थ की मात्रा जो है, विलायक पदार्थ की मात्रा विलायक पदार्थ का द्रव्यमान जो है जल कितना है? 320 ग्राम। जब इन दोनों को आपस में मिश्रित किया गया तो कुल क्या बना? एक विलयन बना, एक हमारा जो है विलयन बना। तो विलयन का द्रव्यमान कितना हुआ? इन दोनों का एडिशन हुआ, इन दोनों को जोड़ देंगे। 320 प्लस 40 बराबर हो गया 360 ग्राम। कुल विलयन का द्रव्यमान हुआ 360 ग्राम। और पूछ क्या रहा है? विलयन की सांद्रता पूछ रहा है। अब यहाँ पर दोनों चीज़ ग्राम में दिया गया है, अर्थात विलायक का वैल्यू भी ग्राम में है और विलयन की वैल्यू भी, विलय पदार्थ का जो है वो भी ग्राम में दिया गया है। तो इन दोनों का जो है कौन सा फार्मूला लगाएंगे? द्रव्यमान
प्रतिशत वाला लगाएंगे। तो यही फार्मूले पर इसको रखेंगे। तो इस पे रखेंगे तो क्या होगा कि इसका द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, इसमें हम रखेंगे तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान जो है 40 ग्राम और विलयन का द्रव्यमान 360 ग्राम, और इसमें जो है कितना मल्टीप्लाई करना है 100। तो यहाँ से जी से जी कट गया और जो है 9 चौक 36 अर्थात 100/9 11.1% जो है विलयन की सांद्रता है। तो इस तरीके से यह सवाल जो है लगेगा। तो हमने जो है विलयन की सांद्रता को दर्शाने की विधि समझ लिया। आई होप ये इस लेक्चर में जितने भी टॉपिक को समझाया गया है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और जो है ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो एक इससे नए टॉपिक को लेकर, नए चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।